हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद, जोहार। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, जेएसएससी इंटर लेवल फॉर्म फिलअप आज से शुरू हो रही है, यानी 20 जुलाई से। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आप सभी को ज़रूर जान लेनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो और आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार के समस्या का सामना ना करना पड़े। मेरा नाम है उदित कुशवाहा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जिज्ञासा यूट्यूब चैनल में। और चलिए एक एक करके बात करते हैं कि किन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आप सभी को ध्यान रख लेना चाहिए, वो ये है कि फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो आज से यानी 20 जुलाई से शुरू हो रही है। और जैसे ही जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट JSSC.Jharkhand.gov.in, ये जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, आपको इसके बारे में भी अपडेट कर दिया जाएगा। लास्ट डेट है आपका 19 अगस्त 2026, और फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 19 अगस्त 2026 ही है। जबकि करेक्शन करने के लिए आपको 21, 22 और 23 अगस्त को समय दिया जाएगा। हालांकि इसमें आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, इन सारी चीज़ों को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों में आप एडिट कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 326 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो 100 रुपीज़ लगेंगे फॉर जनरल, ईबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। वहीं एससी, एसटी जो हैं, ठीक है, उनके लिए 50 रुपये लगेंगे, चाहे मैन हो या फिर वुमेन हो। आप पेमेंट जो है इन माध्यम से कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 40 साल तक, आप यूँ कहें कि 35 साल तक। 40 साल जो है आपका कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपको जो है इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, यानी 12th पास होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो है कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी हैं जिसके बारे में एक एक करके हम आपको इसमें बताते चलते हैं। साथियों, इन सारी चीज़ों को इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि फॉर्म फिलअप जैसे ही आप करेंगे, ठीक है, तो कई सारी समस्याएं आपके साथ देखने को मिलेंगी। तो इन्हीं सारी समस्याओं को, ठीक है, ना सामना करना पड़े, इसके लिए सीधे जो है आपको ऑफिशियल जो नोटिस है उसमें आपको लिए चलते हैं। और जहाँ जहाँ पे आपको ध्यान रखना है, केवल उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वाली सेशन में। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि जो न्यूनतम योग्यता है वह क्या होनी चाहिए, उसके बारे में सबसे पहले आपको जानना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के पदों की वैकेंसी आई हुई है इसमें। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की अगर हम बात करते हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त संस्थान संस्थान से 10+2 यानी विज्ञान या आईएससी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी ये वही भर सकते हैं जिन्होंने साइंस स्ट्रीम 12th में या इंटरमीडिएट में लिया था। वहीं कनिय क्षेत्रीय अन्वेषक की बात करते हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट, ठीक है, 10+2, जिसमें से गणित सहित परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी जिसने इंटरमीडिएट किया हुआ है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बहुउद्देश्य स्वस्थ कार्यकर्ता की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2। इसके अलावा विज्ञान या आईएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी या फिर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं वेटनरी सहायक या चिकित्सा सहायक की बात करते हैं तो इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या संस्थान से जीव विज्ञान में इंटरमीडिएट, यानी यहाँ पर अगर जिनका बायोलॉजी है या जैसे पीसीबी जिसको एक तरह बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसमें। कीट संग्रहकर्ता की बात करेंगे तो इसमें मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट, और इसके अलावा 10+2 या जीव विज्ञान से परीक्षा उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा छठी जो पोस्ट है वो है आपका मात्स्यिकी तकनीकी सहायक, जिसमें मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट स्लैश करके है, मतलब जो है आपका ये भी लागू होगा, ठीक है, 10+2 जीव विज्ञान परीक्षा उत्तीर्ण। यानी अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और कुछ पोस्ट के लिए स्पेसिफिकली जो है आप देखिएगा तो साइंस होना चाहिए, वही लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो शैक्षणिक योग्यता है, ठीक है, आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यानी जो लास्ट डेट है उस डेट तक आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आप पास आउट होने चाहिए। यानी अगर कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता या अनिवार्य योग्यता एवं अन्य अर्हताएं धारित नहीं करते हैं तथा ऊपर उल्लिखित शर्त पूरा नहीं करते हैं तो आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है इंटरमीडिएट अगर आप पास आउट हैं तो आप डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है उम्र सीमा की। तो उम्र सीमा चूंकि जो है अलग अलग पदों के लिए ये न्यूनतम और अधिकतम जो उम्र सीमा है वो अलग अलग निर्धारित किया गया है, इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको जानना चाहिए। जैसे स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2023, और जो अधिकतम उम्र सीमा की गणना भी 1 अगस्त 2023 है।
वहीं कन्या क्षेत्रीय अन्वेषक की बात करते हैं तो 1 अगस्त 2025, ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम के लिए निर्धारित किया गया है। बहुउद्देश्य स्वस्थ कार्यकर्ता की बात करेंगे तो इसमें भी 1 अगस्त 2023 अधिकतम और न्यूनतम के लिए निर्धारित किया गया है। आपका सेम चीज आपको वेटनरी सहायक और चिकित्सा सहायक में देखने मिलेगा, जबकि कीट संग्रहकर्ता के लिए 1 अगस्त 2024 न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा की गणना की जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ मात्स्यिकी तकनीकी सहायक में भी आपका सेम एज क्राइटेरिया है। तो 1 अगस्त 2023 से लेकर 1 अगस्त 2025 तक में अगर मान लेते हैं आपकी उम्र 18 साल या अधिकतम उम्र सीमा जो है वह 35 साल हो रही है, खास करके जनरल की मैं बात करूं तो वह क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है जैसा कि आपको पता है न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है और अधिकतम उम्र सीमा जो है वह अनारक्षित के लिए 35 वर्ष है, यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी जिनको कहते हैं उनके लिए। जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए भी 35 साल आपको दिया गया है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो पुरुष हैं, ठीक है, इसमें जो है आपका अनुसूची 1 और अनुसूची 2 यानी ओबीसी 1 एंड ओबीसी 2 के लिए कितना है, तो ध्यान रख लीजिएगा ये है आपका 37 वर्ष। जबकि महिलाओं के लिए जो अनारक्षित है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी 1 एंड ओबीसी 2 में आते हैं उनके लिए 1 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी जो आपका 38 साल, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं मैक्सिमम एज, जैसे मानते हैं कि आप जो है बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 1 अगस्त 2023 तक अगर आपकी उम्र जो है, ठीक है, 37 साल या 38 साल, अगर महिला है तो 38 साल अगर आपकी हो रही तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति एवं जाति वर्ग के महिला एवं पुरुषों के लिए यह 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो आप एज कैलकुलेटर लाइक गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो वहां से आप गणना कर सकते हैं कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ और प्रेजेंट डेट नहीं आपको डालना है, आपको ये डेट डालना है और आप देखिएगा कि आपकी उम्र कितनी हो रही है, उस आधार पर क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, क्योंकि जो है अगर आप कैटेगरी में आते हैं, जो जनरल वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो जाहिर सी बात है आप आरक्षण का दावा करेंगे और आरक्षण का दावा करने के लिए आपके पास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो सर्टिफिकेट बनता है वह आपके लिए आवश्यक है। अब ये कब कब का होना चाहिए ये जरूर जान लीजिएगा। तो जैसे अगर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की बात करते हैं साथियों, तो दो तरह के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपको देखने मिलेंगे। एक जो है आपका सब डिविजनल ऑफिसर का या सब डिविजनल लेवल कह सकते हैं, और एक होता है आपका सीओ लेवल। तो अगर मान लेते हैं कि आप अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, निवासी प्रमाण पत्र है, तो 2 जून 2016 या इसके बाद निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र क्या होगा, मान्य होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर जो है आपका एसडीओ लेवल का बना हुआ है और वह 2 जून 2016 के बाद का है तो वो उसको वैलिड माना जाएगा, पहला चीज। अगर मान लेते हैं एसडीओ लेवल का नहीं है, यानी आपके पास सीओ लेवल का है, तो ध्यान रख लीजिएगा 19 जुलाई 2019 के बाद का है ना स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो भी क्या होगा, आपका मान्य होगा। यानी जो है अगर हम बात करेंगे तो 19 जुलाई 2019 के पूर्व सीओ लेवल के निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, और वहीं 2 जून 2016 के पूर्व किसी भी स्तर का, चाहे एसडीओ लेवल का हो या किसी भी लेवल का हो, ठीक है, वो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा साथियों, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके पास जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए वह अगर एसडीओ लेवल का है तो 2 जून 2016 के बाद का, और अगर सीओ लेवल का है तो 19 जुलाई 2019 के बाद का होना चाहिए, तभी जाके जो है आप, ठीक है, स्थानीय निवासी कहलाएंगे या फिर वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड माना जाएगा, आपको डोमिसाइल माना जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे तो अब आता है कौन सा, आपका जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जाति प्रमाण पत्र बेसिकली अगर आप देखिएगा तो अनुसूचित जनजातियों और जातियों के लिए अलग, ओबीसी 1 एंड 2 के लिए जो है आपका जो है वो अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में अगर आप आते हैं तो जिला अनुमंडल के उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो है मानक होगा, या फिर जो है ध्यान रख लीजिएगा 25 फरवरी 2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, ये होना चाहिए। यानी जो है जाति प्रमाण पत्र आपका एसडीओ लेवल का हो सकता है या फिर जो आपका सीओ लेवल का हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे साफ साफ क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि 10 मई 2023 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी से अन्यून स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 3 पर आधारित है, वो भी क्या है, मानक माना जाएगा। तो यानी जो है आपके पास एसडीओ लेवल का, सीओ लेवल का ये जाति प्रमाण पत्र मानक होंगे, लेकिन आपको ये डेट ध्यान रखना है कि कब हमारा निर्गत है।
अब आते हैं ओबीसी के लिए। ओबीसी की बात करते हैं साथियों, तो ओबीसी 1 और 2 का लाभ अगर आपको लेना है तो आपके पास क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, है ना। जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 29 अगस्त 2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, जो है वैलिड होगा। लेकिन जाति प्रमाण पत्र की वैधता अगर समाप्त अगर हो गई है, ऐसा हो सकता है कि ये जो है आपका अगर समाप्त हो गया, क्योंकि जो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल के लिए होगा। अब मान लेते हैं उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, ठीक है, एक फॉर्म 15 आता है जो कि हम आगे आपको दिखाएंगे, गैर क्रीमिलियर स्वघोषणा पत्र आपको समर्पित करना होगा, ठीक है। और उसमें ये मेंशन करना होता है कि आपका पूर्व में निर्गत जो गैर क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है वो ये है, नंबर ये है और इसके द्वारा जो है आपका निर्गत किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। या 25 फरवरी 2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, क्या होगा, मानक होगा, यानी वो वैलिड माना जाएगा। तो यहां पर आप सभी को ध्यान रख लेना है कि वो एसडीओ लेवल का हो सकता है या सब डिविजनल ऑफिसर जिसको बोलते हैं, और सीओ लेवल का भी हो सकता है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 1 साल के भीतर का होना चाहिए। जैसे अभी मान लेते हैं कि आप अभी 2026 में अप्लाई कर रहे हैं तो वो वैलिड होना चाहिए। अगर मान लेते हैं उसका जो है वैधता समाप्त हो गया है तो फॉर्म 15 आपको क्या करना पड़ता है, स्वघोषणा पत्र देना होता है। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको क्या करना होगा, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आरक्षण अगर आपको लेना है तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे प्रमाण स्वरूप विहित प्रपत्र में उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य होंगे। अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, 25 फरवरी 2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर के निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। तो जनरली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है, तो आपको जो है एक वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही देना होगा। अगर मानते हैं आप अलग देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो आप जो है कैटेगरी का लाभ नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देंगे वह आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सबमिट करना होता है, जमा करना होता है ओरिजिनल, और वेरिफिकेशन के बाद ही आपका जो है चयन किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा कि ओबीसी 1 और 2 के लिए कहा गया है कि केंद्र सरकार में नियुक्ति हेतु, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अगर आप बनवाए हुए हैं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज, शैक्षणिक कार्यों या सेना में भर्ती के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है, आरक्षण कोटि के निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा, ठीक है, और पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इसके अलावा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड, है ना, के पत्रांक 235 दिनांक 10 जनवरी 2019 के आलोक में झारखंड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। कहने का मतलब, अगर मान लेते हैं कि आप जो है उड़ीसा से हैं या फिर जो है बिहार से हैं, है ना, या फिर मान लेते हैं छत्तीसगढ़ से हैं, आप एक महिला हैं और आपका विवाह जो है कहाँ पे हुआ है, झारखंड में हुआ है, ठीक है, तो उस विवाह के आधार पर आप यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरे राज्यों के जो कैंडिडेट होते हैं वह जनरल की तरह ट्रीट किए जाते हैं या जनरल कैटेगरी में माने जाते हैं, तो आप जो है विवाह के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। अब आते हैं यहाँ पे जो है और एक जो इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और जो 2 है कि अभ्यर्थी द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में विवरणिका में अंकित गैर क्रीमिलियर स्व घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। वांछित घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर आयोग द्वारा उक्त प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहने मतलब, अगर आप नहीं देते हैं तो आप जो है, ठीक है, जो आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा वो चीज़ एक तरह से नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो मेनली क्या है कि सर्टिफिकेट के मामले में आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार आप जरूर ये देख लीजिएगा कि आपका जो
आवासीय प्रमाण पत्र है और जाति प्रमाण पत्र है वो कब निर्गत किया गया है, अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो जितनी जल्दी हो सके, मुश्किल से जो है आपका सप्ताह भर 15 दिन में बन भी जाता है, आप इमीडिएट वाले में अप्लाई कर दीजिए, तत्काल वाले में अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपको जो है समय रहते, लगभग 1 महीने के आसपास आपके पास समय है, यानी 19 अगस्त तक फॉर्म फिलअप करने का डेट है, तो 15 दिन में आराम से बन जाएगा और आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में समस्या हो सकती है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं जो सिलेबस वगैरह आप जरूर देखे होंगे, इसमें नहीं जाते हैं क्योंकि जो जेएसएस सीजीएल का सिलेबस है, ठीक है, उसी पैटर्न पर यहाँ पे भी एग्जाम होगा, यानी प्री होगा और मेंस होगा। अब आते हैं कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स एक तरह से आपके पास नहीं है, जैसे वैलिडिटी समाप्त हो गई है, तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारे के सारे एक तरह से चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला जाति प्रमाण पत्र का ये है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, जो फॉर्म 15 है वो हम आपको दिखा देते हैं, जो आपको देना होता है। ठीक है, अगर आपका नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट अगर क्या हो चुका है, इनवैलिड हो चुका है, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, क्रीमी लेयर रहित होने संबंधी स्वघोषणा पत्र। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यह आवेदक या आवेदिका द्वारा पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ समर्पित करना होगा, यानी पहले जो आपका ये क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है उसके साथ आपको ये चीज देना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संकल्प संख्या दिनांक में निहित आदेश के अनुसार नियोजन या नामांकन में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार या झारखंड सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, श्रेणी 1 या श्रेणी 2 के रूप में मान्य है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है जो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो आपका अब एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, वो आपको लिखना होता है कि ये जो है कौन संख्या है और कब निर्गत किया गया था और कहाँ से आप आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको देना पड़ेगा। तो ये, और इसके अलावा आप यहाँ पे आगे देखिएगा तो जो जो एक तरह से आवश्यक चीजें देनी होती है वो सारे फॉर्म जो है वो लास्ट में दिए हुए हैं। तो बस ये एक सामान्य सी जानकारी थी जो मुझे लगता है कि फॉर्म फिलअप करने से पहले हर एक अभ्यर्थी को ध्यान रखना पड़ेगा, सो दैट आने वाले समय में, यानी लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। और फॉर्म फिलअप करने से पहले ये आप जरूर देख लें कि आपके जो दस्तावेज हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके पिता का नाम, है ना, ये सारी चीज़ें इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का इसमें त्रुटि पाया जाता है तो फिर जो है समस्या आपको होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी है साथियों, इसलिए इस बात का क्या करेंगे, जरूर आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ आप जो बाकी सारी चीज़ें आपको बताया वो जरूर ध्यान रख लीजिएगा और समय रहते फॉर्म अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जितनी जल्दी हो सके बना लीजिए। ठीक है, और अगर आपने कॉलेज से या स्कूल से 12th का सर्टिफिकेट, जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, अगर वो आपने नहीं निकाला है तो वो भी जो है आप कॉलेज या स्कूल में जा करके आप जो है उसको निकाल कर रख लीजिए, ताकि फॉर्म अप्लाई करने समय अगर उसकी जरूरत पड़ी तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बाकी सिलेबस वगैरह आपने देखा होगा कि इसमें जो है 2 एग्जाम होंगे, एक होगा पीटी और एक होगा आपका मेंस, है ना। तो पीटी में एक आपका सिंगल पेपर रहेगा जिसमें अगर आप देखेंगे तो जनरल स्टडीज, झारखंड जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, है ना, जनरल साइंस से सवाल आएंगे, 120 सवाल आएंगे। जबकि मेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3 पेपर रहेंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश होगा, पेपर 2 आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर होगा, और पेपर 3 जो पेपर 1 में आप पढ़ते हैं वही सारा चीज होगा, बस एक नए सब्जेक्ट जुड़ेंगे यहाँ पर, वो होगा आपका जनरल कंप्यूटर। तो सिलेबस बहुत मुश्किल नहीं है, बशर्ते आपको जो है शिद्दत के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो आप सीधे क्या कीजिए, है ना, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और रही बात की जो ऑफिशियल वेबसाइट है अप्लाई करने का, वो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको कहीं पर भी और समस्या न हो। और बाकी जो है अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो जेएसएससी इंटर लेवल के लिए बिरसा बैच हमने लॉन्च किया है। ठीक है, और यह आपका, ठीक है, प्रीलिम्स का, या जिसको हम लोग पीटी कहते हैं, पीटी में जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे आपको जो है जनरल स्टडीज़ पढ़ना है ना, जनरल स्टडीज पढ़नी है, जनरल साइंस पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है। इसके अलावा जो झारखंड स्पेसिफिक या झारखंड जीएस कह लीजिए, ठीक है, ये आपको पढ़नी है। देन जो है आपको मैथ पढ़नी है, आपको रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है साथियों, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर होगा, साथ में करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है। और इसके अलावा जो मेंस में आपको जो पढ़ना है उसमें आपका पेपर 1 में जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश है, तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही आपका कवर करवाएंगे इसमें।
हिंदी एंड इंग्लिश दोनों कवर करवाएंगे। और जो आपका पेपर 3 है, ठीक है, इसका पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो एक्स्ट्रा आपको कंप्यूटर पढ़ना है वो भी आपका पूरा का पूरा कवर होगा। बैच आपको बाइलिंगुअल देखने मिलेगा, यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। लाइव क्लासेस होती हैं, अगर लाइव क्लास मिस हो जाए तो वो आपको रिकॉर्डेड एक तरह से मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, क्लास नोट्स तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा प्रिंटेबल टाइप के नोट्स भी आपको मिलेंगे। मतलब प्रिंटेबल कि आप उसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं, मतलब हम प्रिंट आउट करवा के आपको नहीं देंगे, ठीक है। और इसके अलावा कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, जहां पर सेक्शनल एंड जो है फुल लेंथ टेस्ट होगा, और ये भी जो है कंप्लीट बाइलिंगुअल होगा। तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को जिज्ञासा लर्निंग ऐप के थ्रू, या फिर जो है हमारी वेबसाइट है जिज्ञासा डॉट लाइव, यानी ये जो वेबसाइट है इसके थ्रू, या फिर जो आपका जिज्ञासा लर्निंग ऐप के थ्रू आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का कोई समस्या होता है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9570228810 पर। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपको एकदम से प्रीमियम लेवल का आपको बैच मिलेगा, ठीक है। कंप्लीट बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको मिल जाएगा, यानी अगर आपका मीडियम हिंदी है या फिर इंग्लिश है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट्स भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी आपको जो है बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा, और बाकी जो है 24/7 सपोर्ट मिलेगा, यानी डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से जिज्ञासा लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको, ठीक है, यूट्यूब पर भी इससे रिलेटेड, यानी इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको जो है लाइव प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है, जिज्ञासा लाइव से, या झारखंड जीएस करके भी सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सबसे खास बात यह है कि अब हम वहाँ पे डेली बाइलिंगुअल करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, हिंदी में सेपरेट और इंग्लिश में सेपरेट, और बहुत ही हाई क्वालिटी का, जैसे आप मैगजीन देखते होंगे ना उस तरह का करंट अफेयर्स आपको जो है वहां पे मिल रहा है, जो आपके एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, है ना, और इसके अलावा जेपीएससी और अदर स्टेट पीएससी जो होते हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप सीधे कॉल कर सकते हैं या कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय जोहार एंड जय झारखंड।